तो इस वेबिनार का जो पर्पस है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वेबिनार है किसके लिए। दिस वेबिनार इज फॉर दोज हु लव देयर चिल्ड्रन एंड आर सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। एक्चुअली में ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं आज, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपने कह सकते हैं भाई बहनों की पढ़ाई को लेकर परेशान है, या अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है, फ्यूचर को लेकर उनके थोड़ा सा उनको चिंता लगी रहती है। क्योंकि आज का जो एजुकेशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग सिर्फ मेहनत तो कर रहे हैं, बट उनको रिजल्ट वो नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। सो आर यू रियली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर चिल्ड्रन? क्या आपको पता है कि स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो एक स्टूडेंट है, उसके सामने ये 10 ऐसी प्रॉब्लम्स है, सॉरी 13-14 ऐसी मैंने प्रॉब्लम्स नोट डाउन करी है, जो कि एक स्टूडेंट के सामने जनरली होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, जिनको मैं आपसे डीपली एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और आपको नोटिस करना है, एम आई सेइंग राइट? क्या जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है? क्या वास्तव में स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो रहा है? क्या वास्तव में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उनके साथ में हो रही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इज वीक इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। आजकल होता क्या है, स्कूलों में ट्रेनिंग तो उनको मिल रही है, बट जो बच्चों की इंग्लिश को समझने की जो क्षमता है ना, वो कम है। इसके लिए क्या होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत करते हैं, बट फाइनली क्या होता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बट चीजों को रटे चले जा रहे हैं, और रटने के बाद में एग्जाम में लिख देते हैं, दैट्स इट। और अगले साल पिछले साल का हर सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये एजुकेशन का रियल मीन है? एजुकेशन का रियल मीन है जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझें, और समझ के उसको हम अपने ब्रेन में स्टोर कर सकें। बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ चीजों को रट रहे हैं और रट के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इंग्लिश को जो उनकी समझने की क्षमता है ना, वो काफी वीक है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, उनके बाकी सारे सब्जेक्ट भी इफेक्ट होते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सारे सब्जेक्ट्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लेसन्स कंप्लीटली। जो भी चीजों को वो पढ़ते हैं, वो जो लेसन्स पढ़ रहे हैं, उन लेसन्स में वो चीजों को समझ नहीं पाते, बस रट के ही काम चलाते हैं। इसकी वजह से उनको नीड एक्स्ट्रा ट्यूशन, नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। पेरेंट्स का बहुत समय जो जाता है वो बच्चों के ऊपर अटेंशन देने में लगता है, और अलग से ट्यूशन का उनको खर्चा उठाना पड़ता है। बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बट रिजल्ट्स कम आते हैं। मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, और इसके कारण क्या होता है, उनका स्टडी में ना इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। देन नो और लेस इंटरेस्ट इन स्टडी, डोंट वांट टू गो टू स्कूल। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो स्कूल ही जाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है, और आप जितने भी बैठे हो वो सब एग्जाम्पल है। बच्चे के अंदर हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, डोंट वांट टू फेस द टीचर्स। और इतनी ज्यादा हेजिटेशन होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स के सामने भी नहीं जाना चाहते, बचते हैं टीचर्स से हमेशा। स्टूडेंट्स के अंदर स्टेज फोबिया होता है। स्टेज फोबिया का मतलब है स्टेज पे जाके किसी चीज को वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, डोंट वांट टू कम टू द फ्रंट, लोगों के सामने आना वो पसंद नहीं करते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई थोड़ा सा उससे इंटेलिजेंट व्यक्ति दिखा और वो बच्चा घबराने लग जाता है। इंट्रोवर्ट नेचर उनका होता है। इंट्रोवर्ट नेचर मतलब ये होता है ज्यादातर लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं। नो टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिजी होल्ड है। और स्टूडेंट्स की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप लोग अगर अपने टाइम को देखें, जब आप लोग 5th में, 10th में, 8th में रहे होंगे, तो आपका बहुत सारा समय होता था गेम्स खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए। बट टुडेज स्टूडेंट इज सो मच बिजी दैट दे डोंट इवन हैव द टाइम टू हैव फूड। खाना खाने के लिए उनके पास ठीक से समय नहीं मिलता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों के अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर, ट्यूशंस के अंदर जो टीचर्स हैं वो लोगों से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते हैं, और इतना नेगेटिव डोज इनको दिया जा चुका है कि बच्चे अंदर से टूट चुके हैं, बस वो जबरदस्ती खींच रहे हैं अपने आप को। लेथार्जिक नेचर उनका हो गया, बस उनका खुद का कोई चीज, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, करना नहीं चाहते, बस जबरदस्ती कर रहे होते हैं। और इसी कारण उनकी जो सोच है वो नैरो माइंडेड हो चुकी है, मतलब जो सोच है, सोच का दायरा है बहुत छोटा हो चुका है, और उनकी लाइफ के अंदर जो बड़े एम्बिशंस होने चाहिए वो धीरे धीरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो खत्म होते चले जा रहे हैं। कोई हाई एम्बिशंस उनकी लाइफ के अंदर जो पहले होते थे जब वो छोटे थे, आप भी देखेंगे जब आप छोटे थे ना, आपसे बचपन में किसी ने पूछा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा, तो आप कहते थे मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करते थे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, आपके जितने भी बड़े जो बेवकूफाना लोग हरकतें बोलते हैं, वो बेवकूफाना हरकतें ही एक्चुअली में आपके ब्रेन में सही सही इमेजिनेशन डालती थी, और वो आगे जाके बच्चे वही बड़ा कर पाते थे जो बचपन के अपने ड्रीम्स को लेके बड़े हुए, और उनके पेरेंट्स ने उनको हमेशा सीडिंग के साथ साथ फीडिंग किया।
सीडिंग फीडिंग से मतलब है सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर कोई थॉट आता है और हमारे जो पेरेंट्स है उस थॉट को खाद पानी देने का काम करते हैं, मतलब उसको फर्टाइल करने का काम करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो उसको इनफर्टाइल कर देते हैं। पहले तो उसकी बच्चे की सोच को ही मार देते हैं, कहते हैं यार ये क्या फालतू की बातें करता रहता, तू ऐसे नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जो बच्चा सोच रहा होता है उसकी सोच को ही मार देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या होता है, नैरो माइंडेड हो जाता है, उसकी सोच का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और एक छोटी मोटी जॉब तक ही वो बच्चा सीमित रह जाता है। जो बच्चे के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल था, जो बहुत अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर सकता था, हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता था, देश के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर सकता था, कुछ बड़ा इनोवेशन कर सकता था, वही बच्चा हम उसको इतना नैरो माइंडेड बना देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जॉब तक सीमित रह जाता है। सो दीज आर ऑल कॉमन प्रॉब्लम्स। मुझे मालूम है जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज का आपका टास्क है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक मैंने अभी अभी कवर किया है, आपको इसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी है और आपको ये बताना है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर होती हैं जो इस स्लाइड के अंदर कवर नहीं की गई है, इस ट्रेनिंग के अंदर कवर नहीं की गई है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए द 13 प्रॉब्लम्स आई हैव टॉक्ड टू यू। ये सर ले लिया। ग्रेट। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो ये तो रही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स। नाउ मैं एक पॉइंट कवर करने जा रहा हूं, व्हाई इंग्लिश सीम्स टू बी सो डिफिकल्ट। यार इंग्लिश लोगों को इतनी टफ लगती क्यों है? और इसका सिंपल जो आंसर है ना वो है इंग्लिश लैंग्वेज हैज 6 लेवल्स। आपने आज तक इतनी जगह पे इंग्लिश को पढ़ा होगा, बट आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेवल्स होते हैं क्या, या होते हुए तो कितने लेवल्स होते हैं। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 6 लेवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1 इज बेसिक, देन एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड प्रोफिशिएंट। देयर आर 6 लेवल्स। अब होता क्या है, आपकी क्लास में कोई भी टीचर आता है, लेट्स से यू वांट टू डू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आपको स्पोकन इंग्लिश करना है। सो एवरीबडी हैज अ फिक्स फॉर्मेट, हर किसी के पास में एक फिक्स फॉर्मेट होता है, आएंगे और बस धड़ाधड़ चालू हो जाएंगे। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको ये नहीं पता कि स्टूडेंट आज किस लेवल पे है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, दे विल टेल यू दैट मैं आपको सबसे पहले, आज आप आए क्लास में, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है सबके सामने जाके। और जो बच्चा कभी हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया, जो बच्चा 10 लोगों के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाया, क्या वो 50 लोगों के सामने इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इंट्रोडक्शन दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो डरने लग जाता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती टीचर उसको धक्का मार के आगे भगाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज, उस स्टूडेंट का लेवल क्या है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टूडेंट के लेवल को फाइंड आउट करता हूँ कि बच्चे का आज एग्जैक्टली वो बेसिक की जरूरत है उसको या एलिमेंट्री की जरूरत है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट या एलिमेंट्री लेवल पे होता है, सेकंड लेवल पे होता है, नाउ दे वांट टू गो टू थर्ड लेवल। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक स्टूडेंट का बेसिक लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, दे कैन नेवर गो टू थर्ड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं जिनका बेसिक कमजोर है, बट एलिमेंट्री पे वो पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने हिंदी मीडियम से 12th पास किया और इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया, तो व्हाट विल हैपन विद देम, जब वो इंजीनियरिंग करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, उनकी इंग्लिश में अपने आप कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दे आर गेटिंग इन द कॉलेज। लेक्चरर्स आर टॉकिंग इन इंग्लिश ऑलवेज, देयर द बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश, तो सारी चीजें इंग्लिश होने की वजह से क्या होता है, उनका इंग्लिश का लेवल थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाता है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, लैंग्वेज में वो शार्पनेस नहीं आती। स्टेज स्पीकिंग जब वो करने जाते हैं घबराते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बोलते हैं, उसके बाद थॉट्स गायब हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज उनका बेसिक ठीक नहीं है। तो अगर हमें उसको इंटरमीडिएट लेवल पर लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक। तो अगर हमने किसी स्टूडेंट को एलिमेंट्री से इंटरमीडिएट पे लेके जाना है तो हमें चेक करना पड़ता है कि उसका बेसिक लेवल कैसा है। अगर बेसिक अच्छा है सो डायरेक्टली वी कैन टेक देम टू द इंटरमीडिएट लेवल। अगर बेसिक अच्छा है, एलिमेंट्री पे ऑलरेडी है, तो हम उसको इंटरमीडिएट पे ले जा सकते हैं। बट अगर स्टूडेंट का बेसिक ही अच्छा नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू स्ट्रेंथन हिज बेसिक्स। पहले उसके बेसिक लेवल को अच्छा करना पड़ेगा, देन एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, 99.99% स्टूडेंट जो मेरे पास में आते हैं और मैं उनका थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के साथ में थोड़ा सा उनका खेलना शुरू करता हूं, उनके थॉट प्रोसेस को समझना शुरू करता हूं, तो पता चलता है कि द स्टूडेंट इज वेरी वीक एट बेसिक्स। प्रॉब्लम इज नोवेयर। लोग सिर्फ उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, बट मैं पहले उसको पीछे लेके जाता हूं।
बिकॉज वन डे आई रेड एन आर्टिकल, मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, तो वर्ल्ड का जो सबसे फास्ट टाइप करने वाला बंदा है, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, मुझे याद नहीं है, यू कैन गूगल इट। तो उससे मीडिया ने ये पूछा कि हाउ हैव यू बिकम द फास्टेस्ट टाइपिस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसने सिंपल आंसर दिया, उसने कहा मैडम जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड का सबसे फास्ट टाइपिस्ट बनना है, उस दिन मैंने अपनी प्रेजेंट टाइपिंग स्पीड को आधा कर दिया। सरप्राइजिंग। देन इससे हुआ क्या, सपोज वो उस समय 40 की स्पीड पे टाइपिंग करता था और उस दिन ये डिसाइड किया कि आई वांट टू बिकम द फास्टेस्ट टाइपिस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसने अपनी स्पीड को 50% कर दिया, मतलब 20 वर्ड पे लेके आया। देन क्या हुआ, जब आप 20 वर्ड पे आ जाते हैं 40 से, तो सबसे पहले आप फोकस करते हैं अपनी एक्यूरेसी पे। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, देयर आर टू थिंग्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी। पहले आपको फोकस करना होता है आपकी एक्यूरेसी पे, लोग फोकस करते हैं स्पीड पे। जब पहले आप स्पीड पे फोकस करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, और जब एक्यूरेसी कम हो जाती है तो आपकी स्पीड कभी बढ़ ही नहीं सकती। तो बंदे ने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रेजेंट स्पीड को क्या कर दिया, 50%, आधा कर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी एक्यूरेसी पहले से जस्ट डबल हो गई। 40 वर्ड में से अगर वो 4 वर्ड गलत टाइप करता था और उसको बैक स्पेस दबाता था, फिर से वो 4 वर्ड टाइप करता था, इट मींस उसको 8 वर्ड्स का लॉस हो जाता था। बट जब उसने ऐसा किया, अपनी टाइपिंग स्पीड को कम कर दिया, तो उसकी जो एरर्स की करने की संभावना थी वो धीरे धीरे 0 हो गई। नाउ वो जो भी टाइप करता, वो एक्यूरेसी उसकी 100% होने लग गई। तो क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी अपने आप 40 वर्ड से 80 और 80 से 160 वर्ड हो गई। सो दैट वाज द स्टोरी। इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमने कहीं पे किसी की एक्यूरेसी पे फोकस किया है, सो बेसिक पे ले जाने का मेरा जो पर्पस होता है, बिकॉज आई वांट टू मेक हिम 100% एक्यूरेट। अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो स्पीड कम्स ऑटोमेटिकली, आपको स्पीड के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सो होप यू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम इज हेयर। ज्यादातर टीचर्स स्टूडेंट के लेवल्स को समझते नहीं है, बस अपनी आपाधापी में अपना जो भी रटा पिटा सिस्टम होता है, जो भी बुक्स होती है उसको लाके शुरू कर देते हैं। मतलब एक आतंकवादी की तरह ट्रेनिंग लेके आए और गोली चलाना शुरू कर दिया। यार यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट। सो मेरी जो सक्सेस का राज है, मेरे जो कोर्सेज गारंटीड कोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस इज आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई फोकस ऑन बेसिक। बेसिक अच्छा हो गया तो एलिमेंट्री में इंप्रूवमेंट हो जाता है, और जब हम इंटरमीडिएट पे लाते हैं तो द स्टूडेंट्स फील वेरी मच कंफर्टेबल। और बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना, कंफर्ट फील कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे कैन नेवर मेक मच प्रोग्रेस, ज्यादा आगे तक वो नहीं जा पाएंगे। तो पहले हमें स्टूडेंट के साथ क्या करना है, उसको कंफर्टेबल फील कराना होता है। हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर हम काम करते हैं तो स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करता है, और कंफर्टेबल फील करता है तो उसको मजा आता है, इंटरेस्ट आने लगता है, और वो इसके अंदर एक अच्छा काम करने लग जाता है। Now I'm going to tell you the second thing. English grammar has mainly 8 types. अब ये सुन के आपको सरप्राइज होगा फ्रेंड्स, आप जो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ते हो ना, उसके 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स में से पहला होता है एकेडमिक, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव, और तीसरा होता है कम्युनिकेटिव। मैं बाकी सारे की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे 3 ही आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, और बाकी 5 आप छोड़ दो। राजीव डोंट एनोटेट। अब दोस्तों इसको समझना आप, you must have seen lots of teachers in your life, they are teaching English, they have been teaching English for 10 years 20 years 30 years, 20-30 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, but they can never speak English। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा? चैट बॉक्स में जवाब देंगे, चैट बॉक्स में यस नो टाइप देंगे। बहुत सारे टीचर्स आपने ऐसे देखे हैं, उनको इंग्लिश की भरमार नॉलेज है, बट दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वो बोल नहीं सकते इंग्लिश। दिस इज द रीजन, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर के 8 टाइप्स हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें से पहला जो है ना, दैट इज एकेडमिक ग्रामर। सो अ टीचर और अ स्टूडेंट कैन बी एक्सपर्ट एट आइदर एन एकेडमिक ग्रामर और इन कॉम्पिटिटिव ग्रामर। या तो टीचर्स और स्टूडेंट कहाँ एक्सपर्ट है, एकेडमिक ग्रामर पे या फिर कॉम्पिटिटिव ग्रामर पे। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, तो यू नीड कम्युनिकेटिव ग्रामर। आपको कम्युनिकेटिव ग्रामर चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल ग्रामर। मेंटल ग्रामर का मतलब होता है जो दिमाग में ही कैलकुलेशन करके सारी चीजों को प्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 2+2, आप तुरंत बोल देंगे 4। दिस इज अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी, दिस इज योर मेंटल प्रोसेस। बट इफ आई गिव यू एनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, अगर मैं आपसे बोल दूं आप जोड़ के बताना 133 + 454 कितने हुए, सो यू विल नीड सम टाइम। आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, या तो आप लिख के करेंगे या फिर आप दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। समय क्यों लग रहा है? बिकॉज यू वर नॉट रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन 2/2, 2+2 का तो आपको सबको पता था, 2 दूनी 4 होते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना है इसको। सो मेंटल ग्रामर के अंदर क्या होता है, जब हम स्टूडेंट को इस प्रोसेस से गुजराते हैं, रिमेन्स द लेसन्स रिमेन सेम, द टॉपिक्स रिमेन सेम, वही टॉपिक वही लेसन,
बट जब उसको कम्युनिकेटिव ग्रामर देते हैं तो कम्युनिकेटिव ग्रामर की बेस पे क्या होता है, स्टूडेंट फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करता है और बिना कॉपी पेन के, बिना किसी के, 1 सेकंड में स्टूडेंट सेंटेंस बना के दे देता है। सो ये एक उसका बहुत बड़ा सीक्रेट है। नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स अमंग यू, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोलते हैं बट दे आर नॉट फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसका रीजन आप समझ पा रहे होंगे, एक तो लेवल और दूसरी ग्रामर। आपने एकेडमिक ग्रामर, कितने टीचर्स को हम देखते पढ़ाते हैं वही ताती ते चुका चुकी थाती ते वही रटा पिटा सारा सिस्टम लेके बैठे हुए। दे आर ऑल टीचिंग ऑल दिस ट्रेडिशनल मेथड्स, दे डोंट वर्क। वो ट्रेडिशनल मेथड्स वर्क नहीं करेंगे बिकॉज फाइनली यू आर टीचिंग आइदर एकेडमिक ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर। या तो एकेडमिक ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं आप या फिर कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे होते हैं। यू नीड कम्युनिकेटिव ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट के वर्क करता हूँ, ये देता है उनको कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। सी, पहले तो आपने लास्ट वाली स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स लिए कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, क्विकली। आई होप इट्स डन। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। शायद नहीं, कंफर्म विद, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपने सारी चीजें सुनी भी नहीं होगी। प्लीज म्यूट, समबडीज माइक इज ऑन। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में लोग फेल क्यों होते हैं? बिकॉज देर आर 8 मेथड्स जो कि इंग्लिश को सिखाने के लिए यूज की जाती हैं। जोगिंदर, पूजा, आपके माइक्स म्यूट हैं, प्लीज फोकस। मैंने आपको म्यूट कर दिया सभी को परमानेंटली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले होता है डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, ये पहले दिन से ही क्या करेंगे, पोडियम पे खड़ा कर देंगे और आपको बोलेंगे साहब अपना इंट्रोडक्शन दो और ये दो वो दो और टॉपिक पकड़ा देंगे। नो बेसिक्स आर टॉट, इसमें बेसिक्स नहीं सिखाए जाते और बिना बेसिक्स के स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाते, जैसा मैं आपको लास्ट पॉइंट में बता चुका हूँ। द ऑडियोलिंगुअल मेथड, सेकंड मेथड होता है बेस्ड ऑन रिपीटेशन। ये रिपीट एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे, जिसे आप रट्टा मारना बोलते हैं। गुड फॉर वोकैबुलरी बट नॉट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के लिए अच्छा नहीं है, वोकैबुलरी वगैरह के लिए ठीक है। आप वोकैब याद कर रहे हैं, रट्टा मार लो, चलेगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, बिकम्स कॉन्शियस प्रोसेस। अब इसका मतलब समझिए, ये वही मेथड है जिसके आपके टीचर्स होते थे ना, वो ग्रामर चिल्लाते रहते थे और ग्रामर को एक ऐसे मेथड से सिखाते थे जिसको आप कभी आज तक सीख ही नहीं पाए। आपकी जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते, बट आप उसको सीख ही नहीं पाए, बस एग्जाम को पास करते चले गए। ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, इससे कोई खास रिजल्ट्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे जो टेलीफोन आपने देखा होगा, वो गोल गोल पहिए वाला टेलीफोन आता था, ऐसे नंबर हम डायल करते थे, घुमाते थे। आप में से बहुत सारे, आप में से किसी ने शायद देखा भी ना हो वो फोन। सो समय बदल गया है। आज एंड्रॉयड है लोगों के हाथ में, एडवांस वर्जन है लोगों के हाथ में, आईफोन है, iOS है, विंडोज 10 है, विंडोज 10 से भी एडवांस हो रहा है। सो आप पुरानी चीजों को लेकर आप बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट आता है द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें क्या होता है, वो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सुरेंद्र, यू आर रेजिंग हैंड, मैं आपको चांस दूंगा बाद में बात बोलने का। तो ये पूरा का पूरा क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बेस्ड कर देते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्टूडेंट को आज तक यही समझ में नहीं आया इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, और रट्टा सब आपने मार के रख लिया। नेक्स्ट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये होता है द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यूज्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस मोर, गुड फॉर किड्स। इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे से इंग्लिश में बात करो, बच्चा आपसे इंग्लिश में बात करने लग जाएगा। दैट्स ओके, बट आपको पता है 4 साल के बाद आपकी लैंग्वेज लर्निंग जो एबिलिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक 4 साल का बच्चा एक बार में 7 लैंग्वेजेस सीख सकता है अगर 7 अलग अलग तरह की भाषाओं के लोग उससे बात करें। लेकिन 4 साल के बच्चे को आप लैंग्वेज सिखाने बैठते नहीं है। तो होता क्या है, ये फिजिकल रिस्पॉन्स वाली बात होती है जो लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो आप करते जाते हैं और आप सीखते जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ज्यादा यूज होते हैं, तो बच्चों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस ज्यादा रट जाते हैं। इंपेरेटिव मतलब या तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट, सिंगल, जैसे टेक दिस बुक, ओपन योर नोटबुक, सिट हेयर, स्टैंड अप। आपने देखा होगा टीचर्स को यही डायलॉग मारते रहते हैं क्लास के अंदर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कुछ उन्होंने रट लिए हैं, वही बच्चे को मारते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट लैंग्वेज। देन नेक्स्ट इज द लेक्सिकल अप्रोच। ये जो लेक्सिकल अप्रोच है ना, दिस इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर स्टडी दैट हैव प्रीवियसली आइडेंटिफाइड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स गुड फॉर कॉम्पिटिटिव ग्रामर। ये इसमें क्या होता है, आपने देखा हो कुछ इमेजेस वगैरह बना दिए जाते हैं और किसी चीज को किसी चीज के साथ में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये ठीक है, बट ये कहाँ काम आती है, ये कॉम्पिटिटिव ग्रामर में काम आती है।
नाउ नंबर 7 इज CLT। ये CLT और CLL जो आपको लास्ट दो बता रहा हूं मैं, इस पे फोकस करता हूं, इसको समझिएगा। द मोर फोकस इज ऑन बेसिक थ्रू कम्युनिकेटिव ग्रामर। CLT मेथड के अंदर क्या होता है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो कहां होता है, कम्युनिकेटिव ग्रामर से होता है। देखो इसका मतलब ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। तो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, सॉरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT मेथड, इसका मतलब होता है हम कम्युनिकेटिव ग्रामर यूज करते हैं और बेसिक से फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाता है इस मेथोलॉजी के थ्रू। एंड लास्ट इज कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिलते हैं, तो पहले आप CLT को यूज करके चीजों को बेसिक अपना मजबूत करते हैं, बोलना सीखते हैं, उसके बाद आपको CLL से हेल्प दी जाती है। ऐसे आपको माहौल दिया जाता है जहां पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी हेल्प कर सकें। तो मैं ये लास्ट की दो स्ट्रेटेजीज है नंबर 7 और 8, CLT एंड CLL मेथड, मैं इन पे फोकस करता हूं, इसकी वजह से रिजल्ट आता है। बाकी के जो 6 आपने देखे हैं स्ट्रक्चर्स, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए है ही नहीं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। इनमें से कुछ ना कुछ वो यूज कर रहे होते हैं 6 में से, बट दे डोंट नो अबाउट द मेथोलॉजी। वो अपने हिसाब से शुरू हो जाते हैं, जैसा जिसके टीचर ने सिखा दिया वैसा वो कॉपी पेस्ट मारने लग जाता है। मेरे गुरु हैं, दे ऑलवेज से वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हम ऐसे लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है हमारा, जिनका शोषण पहले ही किया जा चुका है। मतलब वो टीचर्स जिनका पहले ही शोषण हुआ आज वो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो मेरे फेवरेट टीचर है, वो कहते थे हमेशा वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हमें जैसा पढ़ा दिया गया है, हमारे टीचर्स को जैसा पढ़ाया गया वो आज हमें ऐसा ही पढ़ा रहे हैं और आगे हम भी वैसे ही पढ़ाएंगे। आपके पिताजी को आपके दादाजी ने जो डायलॉग मारे थे ना, वही डायलॉग आपके पिताजी आपके ऊपर मारते हैं। तो वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या ऐसा डिफरेंट है जिसकी वजह से हमारे पास में रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। सो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में फेल क्यों हो जाते हैं। नाउ व्हाई डजंट योर चाइल्ड प्रोग्रेस एज एक्सपेक्टेड डिस्पाइट ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस एंड योर हार्ड वर्क। पेरेंट्स भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बच्चा भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ना, ट्यूशन वाले टीचर भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट होता क्या है यहाँ पे आप देखिए, ये एक मेन रीजन है जो मैंने फाइंड आउट किया। बिकॉज इंग्लिश हैज 4 स्किल्स। इंग्लिश में 4 स्किल्स होते हैं। आप एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे बॉलर भी हो। अगर आपको अच्छी बॉलिंग करनी है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस बॉलिंग। अच्छी बैटिंग करके आप एक अच्छा बॉलर नहीं बन सकते। सिमिलरली देयर आर 4 स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 स्किल्स हैं। बट आप देखो, आप अगर अपनी ही लाइफ की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यू नेवर फोकस्ड ऑन लिसनिंग और स्पीकिंग। आपने कभी भी लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस नहीं किया। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप में से 90% लोगों ने कभी भी कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं डाले कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुना जाए, ऑडियोज के थ्रू, वीडियोज के थ्रू। कुछ लोगों ने किया है आप में से, मैं जानता हूं। पूरी आपकी स्टडी की लाइफ निकल जाती है, आपके टीचर्स की लाइफ निकल गई, दे डिड रीडिंग एंड राइटिंग बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जब आप मुझे ये सोच के बताइए, आप 50% पार्ट किसी पार्ट पे फोकस करोगे तो क्या रिजल्ट 60% आ सकता है? नेवर। 50% से कम ही आएगा। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो 49 ले आओगे, 50 ले आओगे, बट यू कैन नेवर अचीव 50+। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को रीडिंग राइटिंग की तो ट्रेनिंग दी जा रही है, बट नोबडी इज फोकसिंग ऑन देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो मैं जब बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करता हूँ तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं सीखता, दे स्टार्ट राइटिंग 500, 1000, 2000 वर्ड्स। हम बच्चे को 500, 1000, 2000 वर्ड्स तक किसी सिंगल टॉपिक के ऊपर लिखवा देते हैं। एंड आई विल शो यू सम नोटबुक्स ऑल्सो। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसका डे 1 एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जब वो यहाँ से कोर्स कंप्लीट करता है, लगभग 1.5 महीना कंप्लीट हो जाता है, उसका सेकंड वही टेस्ट लेते हैं। और आप देखेंगे 10x करने की मेरी गारंटी है। जब बच्चा पहले दिन आया उसने जितना लिखा है उसका 10 गुना कराने की मेरी गारंटी होती है। बट आप देखेंगे बच्चों ने 20 गुना, 50 गुना तक किया हुआ है। जो बच्चा 20 वर्ड लिखता है पहले दिन, वही बच्चा 2000 वर्ड लिखता है, 100x हो जाता है। सो आई विल शो यू दिस। तो ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं बिकॉज हमने साइंटिफिकली पूरा रिसर्च किया है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझा है, कहाँ फोकस करना है ये समझा है, मेथोलॉजीज को समझा है, लेवल्स को समझा है, कितने टाइप्स की ग्रामर होती है वो समझा है। तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी रिसर्च से आती है, लंबे चौड़े एक्सपीरियंसेस के साथ में आती है। एनी ऑर्डिनरी टीचर कैन नेवर टेल यू ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैंने आपको अभी अभी बताई हैं
आपको ये सारी चीजें कोई भी टीचर्स बता नहीं पाएंगे, बिकॉज माई वर्क इज टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस स्पोकन इंग्लिश करा दिया, जा इंग्लिश तो कोई भी बोलवा सकता है यार, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डू। हमें बच्चे की लाइफ ट्रांसफर करनी है, हम एक ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। जैसे बिजली आपने देखा ना 11,000 वोल्ट से 240 आपके घर पहुंचाती है, हमारा काम है बच्चे की पर्सनैलिटी को ओवरऑल को ट्रांसफॉर्म कर देना। हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बच्चे को स्पोकन इंग्लिश करा के छोड़ नहीं देते। नाउ एट लास्ट 10 टिप्स टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एट होम विदाउट एनी कोचिंग। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं करना चाहते, तो मैं उनको टिप्स देता हूं। आप इन 10 टिप्स को फोकस करिए, और इन 10 टिप्स को फोकस करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक सॉल्व हो सकती है। टिप नंबर 1, लर्न कम्युनिकेटिव ग्रामर मोर एंड मोर। सबसे पहली बात हमने जो जिक्र किया, कम्युनिकेटिव ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। यहाँ पे एक बुक रेफर किया मैंने, कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक है जो कि कम्युनिकेटिव ग्रामर के ऊपर ही लिखी गई है। ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्योंकि आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं, तो आप 5 ऐसे लोगों को पकड़िए जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। आप इस काम को ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने खुद की एक कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीनियर स्टूडेंट्स भी, मेरे एक्स स्टूडेंट भी है जो कि जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिकेशन करते रहते हैं। मेक इंग्लिश स्पीकिंग प्राइम टाइम। अपने घर पर एक ऐसा प्राइम टाइम बनाइए जिससे मैं हिंदी बोलने पर पेनल्टी रख दो। आप 2 भाई बहन है, आपने 8 से 9 1 घंटे का टाइम रख दिया, बोले इस समय हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, टूटा फूटा सड़ा गला सब चलेगा, बट इफ एनीबॉडी स्पीक्स हिंदी दे विल बी फाइंड। ऐसा आप एक घर पे बनाइए माहौल। ट्राई जस्ट अ मिनट स्पीकिंग सेशन, एक जैम सेशन करिए। इसके दौरान क्या होता है, आप किसी भी एक टॉपिक को लीजिए, 1 मिनट के लिए उस टॉपिक के ऊपर बात करिए, और ऐसा 3 बार करिए। जैसे मुझे मेरे रूम के अंदर एक फैन दिखाई दे रहा है, सो आई हैव टू स्पीक फॉर 1 मिनट ऑन दिस फैन। इस फैन के ऊपर ही मुझे 1 मिनट बोलना है, देन फिर रिपीट करना है, देन फिर रिपीट करना है, 3 बार मुझे ऐसा करना है। किसी भी टॉपिक को उठाइए, 60 सेकंड्स बोलिए, फिर 60 सेकंड रिपीट करिए, फिर 60 सेकंड रिपीट करिए। एक टॉपिक के ऊपर 3 बार ऐसा करिए, और आपको 15 मिनट्स अगर डेली ऐसे निकालने हैं, 5 टॉपिक के ऊपर डेली बोलना है। स्क्राइब योर डेली एक्टिविटीज, हर चीज को लिखिए, लिखना शुरू करिए, इंग्लिश में लिखना सीखिए। मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, गलती करिए नोबडी, एवरीबडी स्पीक्स इनकरेक्टली बिफोर स्पीकिंग करेक्टली। हर व्यक्ति सही बोलने से पहले गलतियां करता है। दिस इज माय फेवरेट लाइन जो मैं बार बार कहता हूं, सही बोलने से पहले हर व्यक्ति गलत बोलता है। सो मेक मिस्टेक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनिए। स्पीक स्मॉल टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के टॉपिक्स को उठाइए, उसके वीडियोस बनाइए, रिकॉर्ड करिए, और सेल्फ एनालाइज करिए आप क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। फॉलो गुड यूट्यूबर्स, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा सिखाते हैं बताते हैं, उनको फॉलो करिए। अच्छे कुछ बुक्स को लीजिए, ऑडियो बुक्स को लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो दीज स्टेप्स कंसिस्टेंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है 10वीं टिप जो आपको बताया गया, इनको फॉलो करिए। कुछ लोग कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। सो ये मैंने 10 टिप्स ऐसी बताई हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। नाउ ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज अ वेबिनार विच आई डू फॉर पेरेंट्स, जो कि मैं पेरेंट्स के लिए करता रहता हूँ, लेकिन आपकी ट्रेनिंग का ये पार्ट है। अगर आप सोच के देखिए, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स को ला सकते हैं, और ये जो प्रोग्राम हमने किया है ये स्पेशली हम इसलिए करते हैं कि आप बहुत सारे लीड्स को जनरेट करेंगे। कुछ पेरेंट्स तो डायरेक्टली एडमिशन के लिए राजी हो जाएंगे, कुछ पेरेंट्स डायरेक्टली एडमिशन के लिए राजी नहीं होंगे, तो उनको हमें बोलना पड़ेगा, सर हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। मैं आपको रिटेन में कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आप उनको भेज दीजिए इसको। ये भी हम एक प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर हम सारी चीजों को, जो अभी आपको बताया, ये हम सारी चीजों को करते हैं। तो बच्चा भी बहुत सारी चीजों को समझ पाता है, पेरेंट्स भी बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं कि यार हमारी प्रॉब्लम क्या है। सो द स्टेप 1 इज एवरीबडी हैज टू रियलाइज देयर प्रॉब्लम्स, उनको अपनी प्रॉब्लम को रियलाइज करना है, और सॉल्यूशन कम्स लेटर। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी आपको दिया, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, मेरे पास इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है जो कि मैंने ओवरऑल एक पैकेज के अंदर बनाया हुआ है, जिसको आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 30 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। तो क्या आप चाहते हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानना, एक ऐसे टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला के बारे में जानना, जिससे आपको आज जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई गई है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एक पैकेज के अंदर मिल सके, और आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, आपका जो स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ के अंदर इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाए और अपनी लाइफ के अंदर लगातार ग्रोथ कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं, चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को, अपने करियर के अंदर उसको ओवरऑल डेवलपमेंट दे सकते हैं, और कम मेहनत के अंदर बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट
स्लाइड के अंदर। होप आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे।